नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता आज संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं। कविता ने कहा है कि उन्होंने तमाम विपक्षी दलों से इस विरोध प्रदर्शन में जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इसमें पहले भी काफी अच्छा योगदान रहा है। कविता ने कहा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की सदारत में उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़ा बिल राज्यसभा में भी पारित किया है। उन्हें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में विपक्ष के नेता इस मुहिम में उनका साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने सीएम केसीआर पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि तेलंगाना में केसीआर के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति सरकार के खिलाफ खड़े होने वालों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए जाते हैं। पावर पूरा उनके हाथों में है ना। यहाँ पे एक के हाथ में पावर है, पूरा एक फैमिली के हाथ में पावर है। ये पावर पूरा यहाँ जैसे ये लोग चला रहे हैं, ये लोग समझते हैं वो दूसरे भी वैसे ही चलाते होंगे। तो ये लोग यहाँ पे जिन जिन को लोगों के खिलाफ है उनके ऊपर यहाँ पे केसेस होते हैं पुलिस स्टेशन में, नहीं तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम होता है, नहीं तो कुछ हरासमेंट होता है, कुछ ना कुछ। तेलंगाना में तो ये तो 2014 से सह रहे सब लोग। जो लोग टीआरएस के खिलाफ है, गांव में कुछ छोटा सा कुछ है उनका बिजनेस, उसको खत्म करवा देता है। वो कितना भी छोटा आदमी तो उनको खत्म करवा देना है, उसको बढ़ने नहीं देना है। कोई पॉलिटिशियन हो या कोई बिजनेसमैन हो, ये आदत बीआरएस पार्टी को है, बीजेपी को नहीं है। भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता ने ईडी के समन को लेकर एक टीवी इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनको भेजा गया ईडी का समन दरअसल उनको नहीं भेजा गया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के निशाने पर उनके पिता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, वो महज ध्यान भटकाने का जरिया पर है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात यह है कि ये और कुछ नहीं बल्कि बीजेपी की ध्यान भटकाने की चाल है। वो विपक्षी नेताओं को निशाना बनाते हैं, उनको ईडी ऑफिस बुलाते हैं और फिर उस दिन के लिए पूरा मीडिया उनके इर्द गिर्द होता है और लोग सरकार से बुनियादी मुद्दे पर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके के काम वहाँ पे चल रहे हैं। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज़ करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। हम एक आंदोलन करके स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेलियर है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। हैदराबाद की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का कई बार यौन शोषण करने के आरोप में हैदराबाद के एक व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत 20 साल के आश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने सौतेली बेटी, जिसकी उम्र 15 साल है, उसे धमकी दी और 5 से 6 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया। फरवरी 2021 में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आवास मंत्री वी सोमन्ना और खेल व युवा सेवा मंत्री डॉक्टर के.सी. नारायण गौड़ा पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल 1 मार्च को बीजेपी नेता सोमन्ना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा नहीं लिया था। बीजेपी सूत्रों का यह भी कहना है कि वो पिछले 1 हफ्ते से बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम या बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि सोमन्ना को कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिला है, जिस
जिसे वो स्वीकार कर सकते हैं। वहीं बीजेपी विधायक नारायण गौड़ा भी पार्टी की विजय संकल्प यात्रा में शामिल नहीं हुए। सूत्रों ने बताया कि 12 मार्च को नारायण बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को समाप्त करने और पीएम मोदी के मांड्या जिले की यात्रा के बाद कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। खबर ये भी कि स्थानीय कांग्रेस विधायकों ने उनके पार्टी में शामिल होने पर एतराज भी जताया है। हालांकि अब इस विरोध पर काबू पा लिया गया है और जल्द नारायण बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव अभियान समिति और कर्नाटक बीजेपी की शोभा कंदलाजे के नेतृत्व में चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में प्रदेश चुनाव अभियान समिति का गठन किया। पार्टी ने चुनाव प्रबंधन समिति की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शोभा कंदलाजे को सौंपी। पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बीजेपी ने ये घोषणा की है। बीजेपी ने लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बोम्मई को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख और वोकलिंगा समुदाय से आने वाली कंदलाजे को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त कर 2 प्रभावशाली जातियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए रविवार यानी 12 मार्च को कर्नाटक का दौरा करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को ध्यान में रखते हुए मांड्या पुलिस ने आदेश दिया है कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की आवाजाही पर 12 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी गाड़ियों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। मांड्या जिले के एसपी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से 12 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी गाड़ियों के मार्ग परिवर्तन के लिए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। मैसूर से आने वाले और तुमकुरू की ओर जाने वाले यातायात को मैसूर श्रीरंगपटना पांडवपुरा नागमंगला बेलूर क्रॉस तुमकुरू मार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा। मैसूर जाने वाले और बेंगलुरु से आने वाले गाड़ियों को बेंगलुरु चन्नापटना हालागुरु मालवल्ली किरुगालू हालागुरु बन्नूर मैसूर मार्ग का उपयोग करने के लिए कहा गया है। केरल के कोच्चि शहर में रहने वाले लोगों को एक बार फिर से मास्क पहनना पड़ रहा है। ये कोई कोरोना वायरस की वजह से नहीं बल्कि ये डंपिंग यार्ड के कचरे में आग लग गई थी, जिसके धुएं से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बरापुरम के डंपिंग यार्ड में पिछले हफ्ते 2 मार्च को आग लग गई थी, जिसका धुआं पूरे कोच्चि शहर में फैल गया और इससे 8 दिन बाद भी लोगों का दम घुट रहा है। डंपिंग यार्ड 110 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि बरापुरम में रहने वाले लोगों को हर साल ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार कचरे के धुएं से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। बरापुरम डंपिंग यार्ड में बची हुई आग को बुझाने के लिए दमकल और पुलिसकर्मी अभियान की तैयारी कर रहे हैं। कोच्चि शहर में रहने वाले दंपत्ति ने बताया है कि शुरुआत में माहौल थोड़ा ठीक था, लेकिन रविवार से बहुत तेज बदबू आने लगी। उन्होंने बताया कि वो धुएं की वजह से अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम बालकनी या खिड़की नहीं खोल सकते हैं। दोपहर में ठीक रहता है, लेकिन रात होते होते यहाँ बदबू बढ़ जाती है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।